हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज टूटा। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी मैनेजरल इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर कैसा गया है, और अगर मैंने आपकी 1% भी उसमें हेल्प करी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक बटन प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट 2 में कवर करेंगे आपकी डिमांड की यूनिट। ठीक है, मैं आपको इसमें यूनिट वाइज नहीं करूंगा, मैं आपको इसमें फॉर एन एग्जांपल डिमांड देन रेवेन्यू देन कॉस्ट मैं आपका ऐसे प्रोसेस चलाऊंगा जो आपके पेपर में जो आपके पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज हम डिमांड कवर करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज डिमांड। ठीक है, सो डिमांड का मतलब होता क्या है। अगर डिमांड का मैं ट्रांसलेट करूं हिंदी में, सो इट मीन्स चाहत, किसी भी चीज की चाहत होना। ठीक है, अब वो किसी भी चीज की चाहत कैसे होती है, जब आपके पास टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है, और उस चीज की चाहत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, दैट मीन्स उसका प्राइस। इन शॉर्ट, अगर आपको किसी भी चीज की चाहत है परचेज करने की एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एट ए गिवन प्राइस, तो वो आपकी डिमांड कहलाती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इट रेफर टू वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, लेट्स से कल किसी भी गुड्स के प्राइस, कल चॉकलेट के प्राइस 1 थे तो उसकी 4 डिमांड आई। ठीक है, तो 4 लोगों ने उसकी चाहत करी परचेज करने की। ठीक है, वहीं अगर प्राइस 2 हो गए तो एक बंदा घट गया, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। ठीक है, सो बस 3 लोगों ने चाहत करी किसी भी गुड्स को परचेज करने की, तो वो आपकी डिमांड होती है। ठीक है, अब भाई क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। क्वांटिटी डिमांड होती है कि आप स्पेसिफिक क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हो विद ए स्पेसिफिक प्राइस। इसमें क्या था, पूरा सेट था, मतलब कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर रेडी थे बाय करने के लिए, बट इसमें क्या है, स्पेसिफिक क्वांटिटी गिवन होनी चाहिए और इसमें स्पेसिफिक प्राइस होता है। दैट्स कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड जो आपका डिमांड शेड्यूल का एक पोर्शन होता है, राइट हैंड साइड का क्वांटिटी, वो आपका क्वांटिटी डिमांडेड कहलाता है। कैसे, लेट्स से कि इट रेफर टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी होनी चाहिए। 4 स्पेसिफिक क्वांटिटी है, 3 स्पेसिफिक क्वांटिटी है, और उसके साथ साथ स्पेसिफिक प्राइस होने चाहिए। 4 की प्राइस 1 है, 3 की प्राइस 2 है। सो मतलब इसका स्पेसिफिक प्राइस एंड स्पेसिफिक क्वांटिटी गिवन होनी चाहिए, वो आपकी क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड होती है। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किसकी, डिमांड कर्व का। किसकी, डिमांड कर्व की ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जो मैंने यहां पे बना रखा है। ठीक है, अब डिमांड शेड्यूल 2 तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड में आपके पास क्वांटिटी एंड प्राइस होता है इंडिविजुअल का। मार्केट में आपकी बंच ऑफ क्वांटिटी होती है, लेट्स से क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, अब भी हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को पढ़ते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। सो एक प्राइस पर 4 क्वांटिटी बिकती थी, 2 प्राइस पर 3 क्वांटिटी बिकती थी, या आपकी क्या है, एक प्राइस पर 4, 2 प्राइस पर 3, ये हैं आपके क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है, क्वांटिटी डिमांड, जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, और मार्केट डिमांड में एक प्राइस पर क्वांटिटी 1 है आपकी 4, देन क्वांटिटी 2 है आपकी 10, मतलब कि एक बंदे ने 4 खरीदी, एक बंदे ने 10 खरीदी। मार्केट डिमांड कितनी हो गई, 14 हो गई। ठीक है, हमने बस 2 लिया, यहां पे इसमें लाखों करोड़ों बंदे होते हैं, तो उससे क्या निकलता है, मार्केट डिमांड। अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिमांड कर्व। जैसे इसका डिमांड शेड्यूल होता है वैसे इसका डिमांड कर्व होता है। डिमांड कर्व का मतलब होता है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व मतलब कि भाई जो सिंगल बनेगा। मार्केट डिमांड कर्व जैसे मैंने पहला आपको बताया था, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व हो गया। मैं बस आपको इसको ओवरव्यू दे रहा हूं, जो आपका इंपॉर्टेंट होता है मैं वो इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आते हैं डिमांड फंक्शन पे। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड होते क्या है।
ठीक है। इसके भी दो पार्ट्स हैं गाइस, जो कि यहाँ आपके इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। अभी डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है आप ये जान लो। डिमांड फंक्शन का मतलब होता है, ये एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो आपका रिलेशनशिप शो करता है किस किस के बीच में, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी और इट्स वेरियस डेटरमिनेंट्स। इट्स वेरियस डेटरमिनेंट्स, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी और इट्स वेरियस डेटरमिनेंट्स। सर डेटरमिनेंट्स क्या होते हैं वो बता दो, अभी बता रहे हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। सो डेटरमिनेंट्स होते हैं आपके इसके फैक्टर मान लो, या फिर इसके फैक्टर अफेक्टिंग, ये आपके डेटरमिनेंट्स हैं और यही आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अभी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको डिमांड फंक्शन बताया। क्या होता है डिमांड फंक्शन? जो रिलेशनशिप शो करता है किस किस के बीच में, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डेटरमिनेंट्स, ठीक है। अभी आप आगे और अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम जाते हैं भाई इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन सिमिलर होता है, इसमें ये रिलेशनशिप शो करता है किस किस के बीच में, इंडिविजुअल डिमांड एंड इट्स डेटरमिनेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड एंड इट्स डेटरमिनेंट्स। अभी मैं आपको यहाँ पे एक आपके सामने डिमांड शेड्यूल बना लेता हूं जिससे कि आप इसको और अच्छी तरह समझ पाओ। सो ये आपका क्या है, डिमांड शेड्यूल। फर्स्ट मानते हैं भाई प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। मैंने लिया कि भाई मुझे चॉकलेट की डिमांड निकालनी है, किसकी, चॉकलेट की। प्राइस आपके 1 रखी, डिमांड उसमें 10 आई। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, मैंने यहां पे चॉकलेट की प्राइस 1 रखी और इसकी प्राइस 10 आ गई, ठीक है। सो ये होता है आपका प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। आप अपने ही प्राइस से अपनी डिमांड अफेक्ट कर रहे हो। डिमांड प्राइस 1, देन क्या कहते हैं प्राइस 2 हो गए तो डिमांड ऑब्वियसली बात है कि कम हो जाएगी, यहाँ पे हमने 8 ले ली। देन प्राइस 3, यहाँ पे हमने 6 ले लिए। सो आपकी क्या है, आपकी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू अपने प्राइस से। आपकी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया। अब दूसरा है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसके अंदर आपके 2 पॉइंट आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर ये क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो आप एक गुड्स के प्लेस पर आप दूसरा गुड्स यूज कर सकते हो, वो होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब टीचर इसका एग्जांपल देती हैं टी और कॉफी, बट ये एग्जांपल सही नहीं है क्योंकि कॉफी के प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और टी के प्राइस बहुत कम है, ठीक है। लेट्स से टी के प्राइस 200 है ऑन एन एवरेज पर केजी, वहीं कॉफी के प्राइस थाउजेंड्स में है पर केजी, ठीक है। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स का वो है कोक, दैट इज कोका कोला एंड पेप्सिको, ठीक है। कोका कोला एंड पेप्सिको इसका एग्जांपल है। कैसे? दोनों के प्राइस सिमिलर होते हैं, ठीक है, और आप कोक की जगह पेप्सी भी पी सकते हो। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। अब इसको तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करना है। लेट्स से हमारे प्राइस ऑफ कोक ये है 1 2 3, ठीक है। वही हमारी प्राइस ऑफ पेप्सी 2 3 6, ठीक है। कोक प्राइस ऑफ पेप्सी 2 3 6। पहले इन दोनों के प्राइस 1 2 3 थे और पहले इन दोनों की डिमांड 1086 आ रही थी, बट अभी पेप्सी ने क्या किया कि उसने प्राइस बढ़ा दी उसने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिए। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप पेप्सी की जगह कोक भी पी सकते हो। सो जो कस्टमर है वो कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ कस्टमर यहां बच जाएंगे, कुछ कस्टमर कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसी वजह से कोक और पेप्सी के प्राइस बहुत सिमिलर रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। अब इसकी मीनिंग क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर 2 पार्ट आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स मैंने आपको बता दिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि आपका जीवन किसी और प्रोडक्ट के ऊपर आधारित करता है, मतलब कि वो डिपेंड करता है किसी और प्रोडक्ट के ऊपर। कैसे? मेरे हाथ में क्या है? ये पेन है, इसकी बॉडी होती है और इसके अंदर रिफिल होती है। बिना रिफिल के क्या ये बॉडी पेन कहलाएगी? नो।
बिना बॉडी के क्या वो रिफिल पेन कहलाएगी? नो। इसका मतलब क्या है कि बॉडी और रिफिल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट? सो वो होते हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो अगर आपके इंक के प्राइस बढ़ेंगे सो आपकी पेन की प्राइस बढ़ेगी, हाँ या ना? हाँ जी सर बढ़ेगी। अगर आपके इंक के प्राइस सेम रहेंगे बट इसकी प्लास्टिक जो इसकी बॉडी है इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या ओवरऑल प्राइस बढ़ेगी, हाँ या ना? हाँ जी सर बढ़ जाएंगे। सो यही आपके होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ ए कस्टमर। इनकम मतलब कि जो कस्टमर कमाता है। इसके अंदर दो गुड्स आते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल जो हम डेली यूज में लाते हैं वो गुड्स होते हैं। इन्फीरियर जिनकी क्वालिटी कम होती है। अब इसमें क्या पड़ता है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपके नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, हाँ या ना? हाँ जी सर बढ़ेगी। वहीं अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप कभी लो क्वालिटी का गुड्स लोगे नहीं सर, हम क्यों लेंगे? सो ये होती है आपकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड इनकम की वजह से। डिमांड फंक्शन मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। डिमांड इंफीरियर गुड्स की घट रही है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इनकम, हाँ या ना? हाँ जी सर। वो आपका क्या है? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। भाई टेस्ट जो कि आप खाते हो, प्रेफरेंस जो आप चाहते हो कोई भी चीज परचेज करना। आप सर्दी के टाइम में कभी आइसक्रीम खाते हो? मन करता है लेकिन डिमांड बहुत कम होती है। गर्मी में टाइम में आइसक्रीम बहुत खाते हो? हाँ जी सर आइसक्रीम बहुत खाते हैं। मतलब उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है गर्मी में इन रिस्पेक्ट टू सर्दी। ठीक है। सर्दी में कभी आप यू कैन से हाफ बाजू कपड़े खरीदते हो? नो। लेकिन कभी आप गर्मी में स्वेटर वाटर परचेज करते हो? नहीं करते। आप क्या करते हो? प्योर कॉटन गुड्स को परचेज करते हो, राइट? सो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, आप किस टाइम क्या प्रेफर कर रहे हो परचेज करना। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन। भाई आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी बहुत चीज डिपेंड करती है डिमांड की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। अब दूसरी चीज मैंने बताया था आपको कि मार्केट डिमांड क्या होती है। मार्केट डिमांड को याद करने के लिए एक चीज याद रखना कि इसके जो इंडिविजुअल डिमांड के जो सारे पॉइंट थे वो इसमें आएंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन साइज आपको समझ गया होगा कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड घटेगी। अभी पॉपुलेशन यहाँ पे मान लो कि 10 जनों की है। ठीक है, तो कितने हो गए? 7, 10। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मैंने कैसे करी पहले आप ये जान लो। 3 जनों की इनकम बहुत ज्यादा है, 7 जनों की इनकम बहुत कम है। सो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या फिर घटेगी, ये बस मुझे ये बता दो। कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो इनकम का ग्रुप काफी ज्यादा है और यहाँ पे हाई इनकम का ग्रुप कम है, राइट? यस सर। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यहाँ पे मैंने लो की जगह हाई लिख दिया और यहाँ पे हाई की जगह लो लिख दिया, तो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड घटेगी या फिर बढ़ेगी? घटेगी, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इस तरीके से हुआ है कि आपकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी उस एरिया में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अभी आपको मैंने जो बात समझाई उसमें आप थोड़े बहुत कंफ्यूज होंगे कि भाई सर ने यहाँ पे डिमांड प्राइस घटाई और डिमांड बढ़ा दी, ये कैसे कर रहे हैं? सो यही होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है लॉ ऑफ डिमांड। मैंने क्या किया अब तक? मैंने प्राइस घटाई, डिमांड बढ़ा दी, वही आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, आपको सारे इसके फंक्शन समझ में आ गए? भाई प्राइस ऑफ commodity, on price of commodity, price of related goods, income, taste and preference and expectation. अभी हम इसके प्राइस लॉ ऑफ डिमांड पे आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, इनवर्स मतलब कि अपोजिट रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड जो मैंने पढ़ाया था, एंड ऑन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। ऑन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी के ऊपर इसका इनवर्स रिलेशन होता है, वेयर एज अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। यहाँ पे अदर थिंग्स का मतलब है अदर फैक्टर्स, जो कि आपके हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, एंड क्या कहता है, इनकम ऑफ कस्टमर, एक्सपेक्टेशन एंड टेस्ट प्रेफरेंस, वो आपके अदर थिंग्स हैं, वो आपकी कांस्टेंट रहेंगी और आपके अपने प्राइस चेंज होंगे। वही आपका लॉ ऑफ डिमांड है। इसको एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अजम्पशन।
अजम्पशन ये देखो मैंने बोला था बस एक अजम्पशन है, इसकी अजम्पशन 5 है लेकिन मैंने उसको एक में लिख दी, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये कैसे सर, ये आपने क्या कर दिया तो समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले इनकम ऑफ कस्टमर इज रिमेन सेम, नो लाइक नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्रेफरेंस एंड टेस्ट, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एंड नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, यही आपके एक्सपेक्टेशंस है। अभी इसमें और क्या लिखना है, अगर आएगा लॉ ऑफ डिमांड, सो इसमें आपको एक डिमांड शेड्यूल बना देना है, जो कि मैंने समझाया था आपको उससे पहले, देन डिमांड कर्व बना देना है, ठीक है। अभी जब से मैं अभी खैर मैंने आपको डिमांड कर्व नहीं दिखाया, यहां पे आपको डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं जा रहा सर, कोई रीजन है क्या? हाँ, इसके रीजन है जो कि आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसके रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ग्रुप, ठीक है। अभी हम इसको एक एक समझते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है क्या, आप ये समझो। मार्जिनल कुछ मार्जिन है। एक बात बताओ, आपने कभी बल्क में कुछ चीज खरीदी है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आपने बल्क में कुछ पेन या फिर कॉपी खरीदी है, आप उनसे क्या कहते हो कि सर आपकी एक कॉपी 100 की थी, राइट, हमने आपसे 100 कॉपी ली है जिसके ओरिजिनल प्राइस 10,000 है, कुछ तो कम करो, कहते हो हाँ या ना, बराबर, कुछ तो कम करो, हम आपको 9,000 दे रहे हैं, ले लो ना, इसमें क्यों नहीं ले रहे, आप कम करने के लिए कहते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कम कर भी देता है। तो ये आपका है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर कैसे, ये बात हमको समझ नहीं आई। आपने एक कॉपी ली, 100 रुपए दिए, 2 कॉपी ली, आपने क्या किया, 190 रुपए दिए, कि आपने बोला कि सर मैं ज्यादा कॉपी ले रहा हूं, आप कुछ हमको डिस्काउंट दे दो। 3 कॉपी ली, आपने इसमें 280 रुपए लिए, 270 रुपए लिए, ठीक है, मतलब एक कॉपी का प्राइस 10, एक कॉपी का प्राइस 95, देन एक कॉपी का प्राइस 90। आप यहां पे क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ कम कर रहे हो। सो वही आपका होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप कुछ परचेज करते हो और आप मार्जिन कम करते जाते हो, ठीक है। या आगे आपकी परचेज के उसमें। अभी आप खाने के उसमें देखो, आपके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसका एग्जांपल देता हूं। आपने कभी गोलगप्पे खाए हैं? हाँ जी सर, सब खाते हैं। उसका क्या हुआ तो ये बताओ। उसमें एक बात बताओ, जब आप एक गोलगप्पा खाते हो, आपको कुछ अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देन 2 खाते हो, आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता होगा कि यार टेस्ट तो सेम है। आपकी जो यूटिलिटी है, जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, आपकी थोड़ी सी कम होगी। 3 खाओगे और कम होगी, 4 खाओगे और कम होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पक जाओगे, मना कर दोगे कि भाई बस अभी मुझसे नहीं खाया जा रहा। वो होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप कुछ एडिशन कर रहे हो और आपकी यूटिलिटी, आपका सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, वो क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा इफेक्ट पढ़ते हैं आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, इनकम इफेक्ट में क्या कहता हूं, आपने कुछ परचेज कर, आपकी इनकम 100 है, ठीक है, आप कुछ परचेज करने गए, पहले उसका प्राइस 100 था, तो आपकी रियल इनकम क्या रह गई, 90 रह गई, हाँ या ना, बराबर, हाँ जी सर। अब उसका प्राइस 5 हो गया, आपकी इनकम क्या हो गई, 95 हो गई, हाँ या ना, हाँ सर। तो आपकी इनकम ज्यादा हो गई तो आप और परचेज करोगे, हाँ या ना, हाँ सर। वही होता है आपका इनकम इफेक्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट मतलब प्राइस कम हुआ, सो आपकी रियल इनकम बढ़ी, राइट, प्राइस कम, रियल इनकम बढ़ी और डिमांड आपकी बढ़ी, यही होता है इनकम इफेक्ट। अब इसको तुम उल्टा ले लो, प्राइस पहले 10 थे, अब 15 हो गए, रियल इनकम पहले 90 थी, अब 90, अब आपकी 85 रह गई, तो आपकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, बढ़ेगी, सर कम होगी। इसीलिए आप जब 10 रुपए में 1 खरीदते थे, 2 खरीदते थे, आप वही चीज 15 रुपए में 1 खरीदोगे, ठीक है। सो ये आपका क्या है, ये आपका इनकम इफेक्ट है। अपने प्राइस की वजह से तो चेंज हो रहा है, आई एग्री, बट अगर आपकी इनकम भी इसके साथ साथ पहले अगर 10,000 थी और अब आपकी 30,000 हो जाती, तो क्या आप 15 में और परचेज नहीं करते, सर करते। सो इसमें मैंने आपको इनकम इफेक्ट में यही बताया है कि आपकी इनकम सेम है। मैंने लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया था कि आपकी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट,
ठीक है, अगर थिंग्स आपकी कांस्टेंट हैं बट आपकी डिमांड बढ़ रही है, घट रही है ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अब इसका दूसरा इफेक्ट पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में क्या होता है, मैंने यहाँ पे दो चीज ली है, पेप्सी और कोका कोला, दोनों के प्राइस 50 है। ठीक है, एक के प्राइस कांस्टेंट है, एक के प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, बट जो दूसरे के प्राइस है वो हमारे क्या हो गए, बढ़ गए। क्या हो गए, बढ़ गए। पेप्सी की डिमांड क्या हो गई, घट गई। पेप्सी की डिमांड क्या हो गई, घट गई। लेकिन अभी इसने तो प्राइस में कुछ चेंज नहीं किया, उसके प्राइस तो 50 ही है, लेकिन क्या हुआ, इसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ पेप्सी। अगर ये पेप्सी का सब्स्टिट्यूशन नहीं होता तो इसकी डिमांड नहीं बढ़ती। ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई। अब पढ़ते हैं, मैंने इसमें बोला कि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। हाँ जी, सो सर आपने यहाँ पे ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों लिख रखा है। ये मैंने अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए लिखा है क्योंकि हर चीज के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वैसी लॉ ऑफ डिमांड के भी एक्सेप्शन है। वो क्या है, अभी पढ़ते हैं। वो है आपके आर्टिकल गुड्स, हाई क्वालिटी गुड्स, प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड और बढ़ेगी, सोना बढ़ेगा उसकी डिमांड और बढ़ेगी। तो इस केस में आपके जो आपकी डिमांड कर रहे हैं वो आपका अपवर्ड जाता है। ठीक है, अभी आपकी ऑडी की प्राइस फॉर एन एग्जांपल 50 लाख है, उसकी 60 लाख हो जाएगी तो डिमांड घटेगी बढ़ेगी। सर पता नहीं, डिमांड बढ़ सकती है, हाँ बढ़ सकती है, क्योंकि जो आपके जो बहुत अमीर लोग हैं उन्हें पसंद होता है महंगी चीज परचेज करना। अगर वो चाहते हैं कि भाई मैं 50 लाख से ऊपर की ही परचेज करूंगा, फॉर एन एग्जांपल 50 लाख में पहले 100 जने थे, ठीक है, लेकिन जो 50 लाख तक अफोर्ड कर सकते थे, बट जो 60 लाख तक अफोर्ड कर सकते हैं और जो 60 लाख से नीचे की कार नहीं चाहते वो 500 जने हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ी या फिर घटी, बढ़ी। प्राइस बढ़ने के साथ साथ इसकी डिमांड भी बढ़ी, हाँ या ना, हाँ। तो इसकी जो डिमांड है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। दूसरा गिफन गुड्स, गिफन गुड्स का मतलब क्या होता है, भाई इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है। अब ये बात समझो, आपकी गली में कभी छाछ बेचने वाला आया या फिर घी बेचने वाला, डेफिनेटली आया होगा। अगर आप नहीं आए तो आप इंडिया में ही नहीं रहते। आया है, हाँ जी सर आया है। जो उनके छाछ के प्राइस और जो उनके क्या कहते हैं घी के प्राइस होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि 100 का 1 किलो मान लो, ठीक है, 100 का 1 किलो होता है। अगर इसकी प्राइस घटेगी तो क्या लोग परचेस करेंगे? ज्यादा घी सस्ता लोग को पसंद भी नहीं है, तो वो लोग परचेस करेंगे नहीं करेंगे। अगर इसकी डिमांड, अगर इसके प्राइस बढ़ेंगे सो लोग क्या सोचेंगे, भाई प्राइस ज्यादा है, क्वालिटी अच्छी होगी, देन दे विल परचेज दिस गुड्स। मतलब प्राइस बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी। ठीक है, इसका इसी के साथ साथ एग्जांपल लेता हूं। आज के टाइम पे 100 रुपए वाले घी की ज्यादा डिमांड है या फिर जो 450 का घी है उसकी ज्यादा डिमांड है, 450 वाले की, हाँ या ना, हाँ जी। सो अगर घी के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, हाँ या ना, हाँ जी। अगर घी के प्राइस 100 से 50 हो गए तो कोई खरीदेगा भी? सर नहीं खरीदेंगे, बहुत कम लोग खरीदेंगे। तो वो हो गई आपकी गिफन गुड्स, बहुत ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स और जिनकी स्लोपिंग ऑफ डिमांड अपवर्ड होती है। अब दूसरा होता है ट्रेंड। ट्रेंड पता है भाई, फैशन, बहुत ज्यादा फैशन चल रहे हैं। फैशन में क्या होता है, आपकी प्राइस कितने ही ऊपर हो, अगर वो चीज फैशन में है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ट्रेंड आपका एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड जब भी बढ़ेगी अगर वो ट्रेंड में है तो। एक होती है इमरजेंसी। कोरोना काल में कितनी इमरजेंसी आई सबको पता है। जो आपके मार्क्स थे वो 20-20 का आते थे, लेकिन कोरोना के स्टार्टिंग में वो 400 के बिके हैं और इनका स्टॉक तक नहीं बचता मार्केट में। सो ये क्या है, प्राइस इतने ज्यादा हो गए जब भी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। उसके बाद नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मतलब मेडिसिन की प्राइस कितने ही बढ़े, क्या आप इसको लेना छोड़ दोगे? नहीं सर, हम इसको लेना नहीं छोड़ सकते। आप कभी आटा खरीदना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। तो आपकी जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है, अगर उसके प्राइस घटे या फिर बढ़े उससे कुछ मतलब नहीं है, तो वो लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, एक्सेप्शन है। उसके बाद आता है आपका इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब सर आपने क्या यहाँ पे इग्नोरेंस क्यों लिख दिया है, तो कुछ आना भी नहीं चाहिए। एक बात बताओ, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, 2000 के गुड्स और 1000 रुपए का गुड्स,
दो गुड्स हमारे पास, ठीक है। सब क्या सोचोगे कि क्वालिटी किसकी अच्छी है, 2000 वाले की, 1000 वाले की? डेफिनेटली 2000 वाले की। सब इसको प्रेफर करेंगे क्वालिटी के उस पे, पैसे की कोई चिंता नहीं है, पैसे आपके पास बहुत सारे हैं, आप किसको प्रेफर करोगे, 2000 वाले को, ठीक है। लेकिन क्वालिटी 1000 वाले की अच्छी होती है कभी कभी, मतलब आपने इग्नोर कर दिया क्वालिटी फैक्टर को, आपने बस प्राइस फैक्टर को लिया और परचेज कर ली। सो उस केस में आपके प्राइस कितने ही ज्यादा हो, आपकी डिमांड बढ़ेगी, हाँ या ना? हाँ जी सर बढ़ेगी। वो होती है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट यू शुड नो कि भाई इसको कॉन्सेप्ट है क्या। अब एक बात समझो, मैंने इसमें दो चीज पढ़ाई थी आपको, भाई आपकी डिमांड चेंज होती है, डिमांड चेंज होती है, मैंने बता दिया आपको सारे फैक्टर। दूसरा इसमें क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होती है। क्वांटिटी डिमांड कुछ याद आ रहा है? क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? स्पेसिफिक प्राइस से स्पेसिफिक डिमांड आना, ठीक है। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, ये दो आपके कॉन्सेप्ट हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में दो होते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये स्लोपिंग क्या होता है, आपको इसमें ग्राफ में दिख रहा होगा एक्सप्रेशन का, कि पहले प्राइस 2 थे, डिमांड 1 थी, प्राइस कम हो गए, डिमांड बढ़ गई, मतलब आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। पहले आपने दो का लगाया यहाँ पे, देन आपने 1 का लगाया यहाँ पे, आपने फिर लाइन बना दी। ये स्लोपिंग कहाँ जा रहा है, ये स्लोप बताओ कहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये आप हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा, सॉरी स्लोपिंग नॉट, दिस इज अ मूवमेंट नॉट अ स्लोपिंग। स्लोपिंग तो ये डाउनवर्ड ही है, ठीक है, ये मूवमेंट हो रही है, आपकी मूवमेंट अप से डाउन हो रही है। दूसरे केस में जब आपके प्राइस बढ़ते हैं तो आपकी मूवमेंट अपवर्ड होती है। स्लोपिंग आपका डाउनवर्ड रहता है लेकिन आपकी मूवमेंट अपवर्ड होती है। इसकी एक असम्पशन है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की, वो क्या है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स में क्या आता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कस्टमर एंड ट्रेंड, सॉरी प्रेफरेंस एंड टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन, वो क्या है, अदर थिंग्स हैं। अदर थिंग्स इसमें कांस्टेंट रहती है। चेंज इन डिमांड में क्या होता है, प्राइस आपके कांस्टेंट रहेंगे, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट बट अदर थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग, जिसकी वजह से आपका जो ग्राफ है वो आपका बैकवर्ड शिफ्ट होता है या अपवर्ड शिफ्ट होता है। ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया। आपका डिमांड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है डिमांड का, ठीक है। ये डिमांड के अंदर आता है इलास्टिक। इलास्टिक पता है, जो हम रबड़ खींचते हैं कभी कभी, सो इलास्टिसिटी, हम रबड़ खींच रहे हैं, सो इसी डिमांड से डिमांड कितनी खिंचती है, हम इसमें ये पढ़ेंगे। सर ये क्या बोल रहे हो, बताते हैं। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिख लो, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका क्या है, ये होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ऊपर डिमांड आएगी नीचे प्राइस आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऊपर डिमांड नीचे प्राइस, याद हो गया। अब इसका दूसरा फॉर्मूला है, इसको याद करना हो तो कर लो, वरना यही हमेशा काम आता है इफ यू वांट टू सॉल्व ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अभी इसके कुछ टाइप होते हैं, टाइप इसका बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। 5 टाइप हैं, ठीक है, बहुत इजी है। पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक बोल रहा हूं वो ध्यान रखना, परफेक्टली इलास्टिक होता है आपके जब प्राइस तो सेम रहते हैं, आपके प्राइस सेम रहते हैं लेकिन आपकी डिमांड चेंज होती है। प्राइस सेम रहते हैं, डिमांड चेंज होती है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हुआ है, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, प्राइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितनी हो रही है, 2 से 4, 100% हो रही है। वहीं परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जब इसको तुम डिवाइड करोगे, इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। इन्फिनिटी इसका सिंबल होता है, जैसे कहते हैं ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, ऐसी ये तुम सिंबल मत भूल जाना, वरना इसकी कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सिंबल इसके इधर से उधर मत कर देना गलती से भी। परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस सेम है, डिमांड बढ़ रही है और या फिर डिमांड घट रही है, ठीक है। इट मींस
टू अ सिचुएशन व्हेन डिमांड इज चेंजिंग एट ए सेम प्राइस। ठीक है, जो मैंने बताया वही है, हाँ जी सर वही है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक, यहाँ पे इलास्टिक था, यहाँ पे इन इलास्टिक है। अब इसमें क्या होता है, इन इलास्टिक का भाई कुछ कर ही नहीं रहा, तो ये इसके मार्क जीरो आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। जीरो कैसे आएंगे, ये फिर समझो, आपका डिमांड चेंज नहीं हो रही, भले ही आपके प्राइस चेंज हो रहे हैं, आपकी डिमांड जीरो है। आपके इस केस में अगर आपको दिख रहा होगा, इस केस में 1 से 2 हो गया, मतलब 100% प्राइस चेंज हो गया, लेकिन आपकी डिमांड सेम है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस 100। सो जब आप इसको इससे कट करोगे तो आपको 0 आएगा। इसके फॉर्मूला या फिर सिंबल इसका ये है, इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब तुम इसका मतलब देख लो, इट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन चेंज इन प्राइस बट नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई। अब पढ़ते हैं हम इसका थर्ड पॉइंट, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी भाई यूनिट में खड़ा है, आराम से खड़ा है, मतलब वो सिंपल है, अकेला है, सिंगल है, ठीक है। सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का सिंबल होता है ईडी इज इक्वल्स टू 1। इसमें क्या होता है, जो आपकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, आप इस हमारे डिमांड शेड्यूल में देखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, 50%। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है, 50%। इसको इससे कट करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। सो ये हो गया आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या हो गया ये क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये होता है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड या फिर ग्रेटर इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर, बड़ा है। बड़ा कब होगा, जब आपकी क्वांटिटी डिमांड की जो आपकी परसेंटेज है वो आपकी ज्यादा होगी। फॉर एन एग्जांपल, 8 से 2 हो रही है, 75 बढ़ रही, 75 घट रही है, 75% घट रही है, हाँ या ना, हाँ जी सर घट रही है। दूसरा 6 से 9 हो रहा है प्राइस, कि ये कितना बढ़ा, 50% बढ़ा। कट करेंगे कितना बढ़ेगा, कट करेंगे कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। 1 से बड़ा है, हाँ जी सर बड़ा है। सो ये ईडी इज मोर देन 1, ये होती है आपकी कंडीशन ऑफ ग्रेटर इलास्टिक डिमांड या फिर ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसका, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड या फिर लेसर इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लेसर आ गया, लेसर का मतलब लेस देन 1। यह बात ध्यान रखना, लेस देन 1 मतलब जो आपकी क्वांटिटी डिमांड है वो आपकी कम परसेंट से चेंज हो रही है जो आपकी प्राइस है उससे मुकाबले। इसको इससे कट करके कितना आएगा, 1 से कम आएगा, हाँ या ना, हाँ जी सर। सो ये हो गया आपका ईडी लेस देन 1। When percentage change in demand is less than the percentage change in price, the demand for the commodity is said to be less. बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई। आपका डिमांड का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया है सर। अब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका जो पिछले 5 साल में जो यूनिट 1 और यूनिट 2 से कॉन्सेप्ट आए हैं, जो क्वेश्चन आए, वो मैं आपको अभी करा रहा हूं, वो आप सारे कर लोगे अगर आपने मेरी यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो देखी है तो, ठीक है। पहला, करेक्टर ऑफ ME मैनेजरल इकोनॉमिक्स का आपको करेक्टर बताने हैं, सिंपल है। देन स्कोप ऑफ ME सेकंड क्वेश्चन आया था। थर्ड क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड 2-3 बार आ चुका है, स्कोप ऑफ ME 2-3 बार आ चुका है, और 15 मार्क्स के में ये दोनों मिलके आए थे। सो फर्स्ट यूनिट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तुम पढ़ के जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर एंड स्कोप ऑफ ME, ठीक है। देन हाउ इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, ये मैं आपको कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार आ चुका है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले ME के स्कोप एंड नेचर बताने हैं, देन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ME एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड से क्वेश्चन आपके इतने नहीं आए हैं, बट स्टिल यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इन योर माइंड, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज किंग, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट्स के आप कुछ नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपने प्रजा जीत ली, राज्य जीत लिया, सॉरी, ठीक है। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर मैं आपको जरा से भी हेल्प कर रहा हूं, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर कुछ आपके डाउट्स हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और एट द एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।